नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। इस बार आपको उत्तराखंड के भूमि कानून की बात कर रहा हूं, जो कि लचीला है, जिसको नेताओं ने दंतविहीन बना दिया और अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें भूमि कानून को लेकर मैं आपको पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों में ऐसे हिमाचल है, सिक्किम है या और भी जो राज्य हैं उनमें क्या हालत है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं और आप इसको देखिए। और दोस्तों, इस बार आपके लिए उत्तराखंड और देश के अन्य पहाड़ी राज्यों व आदिवासी बहुल राज्यों के भूमि कानूनों को लेकर जानकारी लाया हूं। उत्तराखंड में लंबे समय से मौजूदा भूमि कानूनों को बदलने की मांग होती रही है, लेकिन लगता है कि उत्तराखंड के नेता आंख और कान बंद करके बैठे हैं। अब पहाड़ के लोग, विशेष तौर पर युवा वर्ग, उबल रहा है। लोग हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड के लिए कठोर भूमि कानून चाहते हैं। एक बात साफ कर दे कि उत्तराखंड के लोग सिर्फ गांव की कृषि और जंगलों की भूमि को बाहरी लोगों को बेचने के विरुद्ध हैं। देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे शहरों में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने के खिलाफ वे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहाड़ के लोग भी दूसरे राज्यों में बसे हैं, वहां रहते हैं। और यह मांग इसलिए हो रही है कि इससे भी हिमालय भी बचेगा। हिमालयी क्षेत्रों में भीड़भाड़ बढ़ने से ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि गंगा यमुना की भी स्थिति सरस्वती जैसी हो जाएगी और ये दोनों नदियां भी विलुप्त हो जाएंगी। इससे देश में जल और अन्न का संकट पैदा हो जाएगा। इसके अलावा यह बताना भी आवश्यक है कि इस तरह का कानून हिमाचल प्रदेश के साथ ही पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों और आदिवासी बहुल राज्यों में पहले से ही बने हैं। उत्तराखंड में भी लगभग पहले ऐसा ही कानून था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए पहले तो कांग्रेस और फिर भाजपा सरकार के कई नेताओं ने इस कानून को दंतविहीन बना दिया। चूंकि बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है, इसलिए वहां के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से जुड़ी एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। वहां के लोग बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के शामिल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार एक बार कुल्लू मनाली गए थे। वहां आलीशान भवनों, होटलों को देखकर उन्होंने पूछा कि इनके मालिक कौन हैं, तो उत्तर मिला कि गैर हिमाचली हैं। बिना कुछ कहे डॉक्टर परमार शिमला लौट आए। शिमला पहुंचकर उनकी सरकार का पहला फैसला यही था कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की ईमानदारी वह ईमानदार राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उनके अंतिम समय में उनके बैंक खाते में मात्र 563 रुपए 30 पैसे थे। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद डॉक्टर परमार के पास अपना मकान व वाहन भी नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदार को अपने पद के प्रभाव से नौकरी भी नहीं दी थी। जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तो सामान्य लोगों की तरह बस में यात्रा करते थे। लेकिन यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उसे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर परमार की तरह मुख्यमंत्री नहीं मिला। एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिला। उत्तराखंड के नेताओं ने दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के और उनके रिश्तेदारों को उनके एनजीओ के नाम पर एक एक रुपए में कई एकड़, यदि आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो ऐसे नेताओं की लंबी सूची आपको मिलेगी। गैरसैंण अभी राजधानी बनी नहीं है, लेकिन इन नेताओं ने खुद ही वहां की जमीन खरीद ली है। बाहरी राज्यों से आए लोग वहां जमीन खरीदने के साथ ही अब राजनीति भी करने लगे हैं, विधायक बनने लगे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों के बाहुबली नेता तो हिमालय के बहुत करीब तक की जमीन खरीद चुके हैं। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 13% मुसलमान थे, लेकिन अब यह संख्या 24% से ऊपर पहुंच जाने का अनुमान है। और उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, असम से भी बहुत तेज। मेरठ क्षेत्र के गांव के लोगों ने भी वहां गांव की बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली है। इस गोरख धंधे में पहाड़ी नेताओं के साथ ही शहरों में रह रहे पहाड़ी दलाल भी शामिल हैं।
इन पहाड़ी दलालों को पहाड़ के नेताओं का प्रश्रय आश्रय मिलता है। ऐसे में नेताओं से जमीन बचाने की आशा कम ही है। लेकिन अब जनता जाग रही है और अपने पुरखों की भूमि को लेकर चिंतित हो रही है। यह एक शुभ संदेश है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड में अपनों ने ही भू कानून को बहुत ही लचर बना दिया। वहां की भूमि को कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से खरीद सकता है। मसूरी से नहरी टेहरी तक की पूरी जमीन बिक चुकी है। नैनीताल जिले में तो रामपुर बरेली के झाझा बड़ी संख्या में जमीन खरीद चुके हैं। लैंसडौन क्षेत्र की भी जमीन को नजीरवाद के झाझा खरीद चुके हैं और यही हालत अन्य जिलों की भी है। शहर ही नहीं, गांव में भी लोग वहां की जमीनें खरीद रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मैदानी लोग हैं जो पति पत्नी के नाम वहां उद्योग लगाने के नाम पर 12.5 एकड़ के हिसाब से 25-25 एकड़ भूमि खरीद चुके हैं। उद्योग के नाम पर वहां गेस्ट हाउस बनाए गए हैं और बाकी कुछ नहीं किया गया। अब दोस्तों उत्तराखंड सरकार के भूमि कानून की जानकारी देता हूं। इसके बाद अन्य राज्यों के भूमि कानूनों को लेकर बताऊंगा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून 1950 में संशोधन किया। इसमें धारा 143 का जोड़कर यह प्रावधान कर दिया गया कि औद्योगिक उपयोग के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उससे कोई भूमि खरीदे तो उस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। यानी उद्योग लगाने के नाम पर भूमि खरीदते ही उसका भू उपयोग स्वतः बदल जाएगा और वह अकृषि या गैर कृषि हो जाएगी। इसी कानून में धारा 154(2) भी जोड़ी गई। इसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति 12.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है। उत्तराखंड में 2002 में कांग्रेस सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद की सीमा 500 वर्ग मीटर तय की थी। बाद में भाजपा सरकार आने पर 2007 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। लेकिन 2018 में भाजपा सरकार ने तो भूमि खरीदने की सीमा बढ़ाकर 12.5 एकड़ करके इस कानून को लचीला बना दिया, दंतविहीन बना दिया। भाजपा सरकार का इस मामले में एक ही तर्क रहता है कि पूंजी निवेश के लिए भूमि खरीद संबंधी कानून बदले गए। यह कह सकते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने उत्तराखंड के पहाड़ों को भूमि बचाने की बजाय बाहरी लोगों के हाथों में सौंपने के ज्यादा प्रयास किए। इस जमींदारी उन्मूलन कानून को बनाने का उद्देश्य राज्य की जमीन को भूमाफिया के हाथ से जाने से रोकना था। इसके तहत बाहरी लोग राज्य में एक निर्धारित सीमा से ही ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते थे। यह कानून संयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, लेकिन अपनी कही जाने वाली उत्तराखंड सरकार ने इसे दंतविहीन बना दिया। यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना जरूरी है कि उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री से उत्तराखंड सदन में मैंने कहा था कि पहाड़ों में बहुत से बाहरी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, वहाँ जमीन खरीद रहे हैं, गांव तक घुस आए हैं। इनको रोकने के लिए कुछ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। तो उन मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहाड़ों से पलायन हो गया, गांव खाली हो गए, तो कोई तो रहेगा। अब इस तरह उन्होंने इस बात को इस तरह से नकारात्मक उत्तर दिया था और इस तरह वहां के सभी नेताओं की यही मानसिकता रही है। यह बात उत्तराखंड के नेताओं के समझ में ही नहीं आ रही है कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था उनसे ये दूर भाग रहे हैं। इस आंदोलन के उद्देश्यों में एक यह भी था कि अपनी संस्कृति को बचाना है। यह राज्य भी इस मांग में था कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति से उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति नहीं बचती है। लेकिन जब भूमि ही नहीं बचेगी तो संस्कृति कैसे बचेगी? इसलिए उत्तराखंड में मांग हो रही है कि वहां भी हिमाचल की तर्ज पर मजबूत भू कानून बनाया जाए। यह चुनावी वर्ष है, इसलिए अपने हक हकूक को लेकर मैदान में उतर रहे लोगों के संघर्ष का फल शीघ्र मिल सकता है, बशर्ते हुए एकजुट होकर संघर्ष करें। अब आपको बताता हूं कि हिमाचल का भूमि कानून क्या है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय
1972 में हिमाचल में भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर कठोर कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत बाहरी लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यह हिमाचल के नेताओं की दूरदर्शिता थी। तब हिमाचल आज की तरह संपन्न नहीं था। लोगों को भय था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन न बेच दें और इससे वे भूमिहीन हो जाएंगे। भूमिहीन होने का अर्थ है वे अपनी संस्कृति और सभ्यता को खो देते। इसलिए कांग्रेस शासन में हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यह कानून लेकर आए थे। हिमाचल प्रदेश में संविधान का अनुच्छेद 371 लागू है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के यहाँ क्षेत्र में बाहर के लोग वहाँ कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। हिमाचल भूमि सुधार कानून 1972 के तहत प्रदेश में बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, अर्थात गैर हिमाचली व्यक्ति को वहाँ कृषि भूमि खरीदने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। जबकि उत्तराखंड में कृषि भूमि 12.5 एकड़ तक कोई भी खरीद सकता है, बस उसे यह दिखाना है कि वह वहां उद्योग लगा रहा है। हिमाचल में व्यावसायिक प्रयोग के लिए भूमि को किराए पर लिया जा सकता है, बस इतना ही वहां हो सकता है। साफ है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि गैर कृषक हिमाचली भी वहां कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकते हैं, भले ही उनके पास हिमाचल प्रदेश का राशन कार्ड क्यों न हो। हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। कृषि के लिए वही व्यक्ति जमीन ले सकता है जिसका वहां कोई रिहायशी प्लॉट हो। हालांकि 2007 में भाजपा सरकार ने धारा 118 में संशोधन कर दिया। इसके तहत हिमाचल में 15 साल से रह रहे बाहरी लोगों को भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई, लेकिन इस फैसले का भारी विरोध हो गया और इस पर भाजपा की नई सरकार ने इस अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी पहले बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही वहां बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीदने के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन लोग इस फैसले का भारी विरोध कर रहे हैं। इससे पहले अनुच्छेद 35A के तहत सिर्फ जम्मू कश्मीर के निवासी ही वहां जमीन की खरीद बिक्री कर सकते थे और यहाँ तक कि यदि कोई कश्मीरी लड़की किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उसका अपने पिता या पूर्वजों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह पाता था। 8 बहनों के रूप में जाने जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों में भी कमोबेश इसी तरह के कानून हैं। वहां भी बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी एक दूसरे के राज्य में भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, यानी अन्य राज्यों के लोग बगैर इस परमिट के इन राज्यों में जा नहीं सकते, वे जमीन भी नहीं खरीद सकते। मणिपुर में भी लगभग इसी तरह की व्यवस्था है। सिक्किम में संविधान का अनुच्छेद 371F लागू है। इसके तहत सिक्किम के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद की वजह से सिर्फ स्थानीय लोग ही राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं और बाहरी लोगों के राज्य में संपत्ति की बिक्री खरीद पर रोक है, यानी सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी को ही जमीन खरीदने की अनुमति है। इसके अलावा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनुच्छेद 371H अमल में है। इसके तहत राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल को विशेष अधिकार मिलता है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह यहाँ भी स्थानीय निवासियों को जमीन पर मालिकाना अधिकार दिया गया है। उनके अलावा अन्य लोग जमीन नहीं खरीद सकते। नागालैंड में 371A लागू है। इसके तहत वह व्यक्ति जो नागालैंड का स्थायी निवासी नहीं है, राज्य में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे मामले हैं जिनमें दखल नहीं दी जा सकती है। इनमें जमीन का स्वामित्व और खरीद फरोख्त के साथ ही धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, नगा संप्रदाय के कानून, नगा कानूनों के आधार पर नागरिक और आपराधिक मामलों में न्याय तथा अन्य विषय शामिल हैं। इसी तरह मिजोरम में अनुच्छेद 371G लागू है। इसके तहत वहां के स्थानीय मिजो समुदाय के लोगों को परंपरागत अधिकार मिले हैं
वहाँ पर भी जमीन का मालिकाना हक सिर्फ वहाँ रहने वाले आदिवासियों को ही प्राप्त है। हालांकि बाहरी लोग अब उद्योग धंधों की स्थापना के लिए सरकार से जमीन खरीद सकते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून 2016 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि प्राइवेट कंपनियां वहां सरकार से जमीन खरीद सकती हैं। यह सरकार से जमीन खरीदने का प्रावधान है और न कि लोगों से। असम में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। इसके तहत कई आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने की मनाही है। मणिपुर में अनुच्छेद 371 लागू है। इसके तहत मणिपुर को भी असम की तरह विशेष शक्तियां मिली हैं। स्थानीय जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर भी स्थानीय लोगों को छोड़कर अन्य राज्यों के नागरिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं। गोवा को अनुच्छेद 371 के तहत भूमि की बिक्री, संपत्ति के स्वामित्व पर कानून बनाने का अधिकार। कर्नाटक में अनुच्छेद 371 लागू है। इसके तहत जो व्यक्ति किसान नहीं है और जिसकी सालाना आय 2 लाख से ज्यादा नहीं है, वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। उद्योग धंधों के लिए जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तमिलनाडु में 59.95 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती है, जबकि मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की स्थिति में खरीदार को यह साबित करना होता है कि पिछले 10 साल से उस जमीन का इस्तेमाल किसी कृषि योग्य या कृषि भूमि के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके अलावा आदिवासी बहुल राज्यों में भी इस तरह के प्रावधान हैं। वहाँ अनुसूचित इलाकों के लिए बनाए गए कानूनों के तहत जमीन को बेचने पर पूरी रोक है। उदाहरण के तौर पर झारखंड के संथाल परगना काश्तकारी कानून और छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के तहत वहाँ किसी भी स्थानीय आदिवासी की जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। अब दोस्तों 2021 का साल है। अगले साल उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में उत्तराखंड में अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि को बचाने के लिए ठोस भूमि कानून की मांग तेजी पकड़ रही है। इससे प्रदेश के राजनीतिक दलों को इस समय मजबूर किया जा सकता है। यदि लोग अब भी नहीं चेते तो उनकी हालत तराई के थारू बोक्सा जैसे ही हो जाएगी। वहाँ पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी आज हजारों एकड़ भूमि के मालिक बन गए हैं, जबकि थारू बोक्सा उनके खेतों में मजदूरी करते हैं। ये थारू बोक्सा कभी इस भूमि के मालिक थे और जबकि शरणार्थियों को लगभग 5-5 बीघे की भूमि दी गई थी। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड के लोगों की अपनी भूमि बचाने की चिंता, यह है उनका सरोकार। इसमें देश भर के अन्य राज्यों का भूमि कानून की स्थिति को भी मैंने सामने रखा है। संपादकीय न्यूज़ का यह अंक आपको कैसा लगा, भूमि कानून को लेकर कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। और हमारे प्रमुख चैनल हिमालय लोग को भी देखते अवश्य रहना, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वह हिमालय के इतिहास, संस्कृति, भाषा, लोग से लेकर सरोकारों पर केंद्रित है। अब अगले मुद्दे का इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत।